हेलो लिसनर, उम्मीद करती हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आ रही होगी। अपनी राय आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैप्टर 11, वफा की सजा। वैदेही सना को लेकर उस पब से तो भागने में कामयाब हो चुकी थी, मगर वो अब भी वंश के पहुंच से दूर नहीं थी। वंश गुस्से से पागल हो रहा था क्योंकि आज उसकी काफी इंसल्ट हुई थी। उसका दोस्त उसे शांत करने की तो कोशिश कर रहा था मगर कर नहीं पा रहा था। वही वैदेही और सना की हो रही थी, मगर इस दौरान भी वैदेही का पूरा ध्यान वहां से भागने पर था। रात काफी हो चुकी थी, इसलिए सड़क पर कुछ इक्का दुक्का ही गाड़ियां चल रही थीं। वैदेही का दिमाग पूरा ही काम करना बंद कर चुका था और गार्ड्स अब उसी की ओर बढ़ रहे थे। वैदेही सोचते हुए इधर उधर देख ही रही थी, कभी उसकी नजर अपने पीछे मौजूद एक थोड़ी पुरानी बिल्डिंग पर पड़ी। उसने ध्यान से उस पूरी बिल्डिंग की तरफ अपनी नजर डाली तो उसके पास में ही एक और बिल्डिंग थी, जिससे वो बिल्डिंग कुछ इस तरह से सटी हुई थी कि दोनों बिल्डिंग्स के बीच सिर्फ आधे से 1 फीट का ही अंतर था। इसी के साथ वैदेही के दिमाग में एक प्लान आया और उसने अपने एक हाथ से पहले सना के मुंह को बंद किया और दांत पीस कर कहा, एकदम चुप और चुप करके मेरे पीछे अब, वरना तुझे मैं यही छोड़ दूंगी उस शैतान के आगे, फिर निपटती रहना उससे। सना ने डर के मारे तेजी से ना में सिर हिलाया, जैसे कह रही हो, नहीं नहीं, मुझे यहाँ मत छोड़ना। अगर उसके हाथ लगी तो पता नहीं वो क्या करेगा। वैदेही ने सना का सर इतनी तेजी से हिलते देख कहा, अच्छा ठीक है, चल। वैदेही खींचकर सना को अपने साथ उस पुरानी सी बिल्डिंग के अंदर ले गई। दूसरी तरफ गार्ड्स को भी कुछ आवाजें सुनाई दी तो वो भी उसी तरफ आ गए, मगर जब तक उन्होंने गली में कदम रखा था, सना और वैदेही उस जगह से गायब हो चुके थे। मगर गार्ड्स ने उस बिल्डिंग से आते हुए कुछ आवाजों को सुन लिया था और वो लोग उसी पुराने बिल्डिंग के अंदर चले गए और वैदेही और सना को ढूंढने लगे। गार्ड्स पूरी बिल्डिंग के अंदर और टेरेस पर जाकर वैदेही और सना को ढूंढने लगे। लगभग 15 मिनट की मशक्कत के बाद जब गार्ड्स को वो दोनों नहीं मिले तो वो लोग उस बिल्डिंग से बाहर आ गए। कुछ देर बाद सारे गार्ड सर झुकाकर वंश के आगे खड़े हो गए। उन दोनों लड़कियों को अपने गार्ड्स के साथ ना देकर वंश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था। वंश ने चिल्लाते हुए उन लोगों से कहा, निकम्मे हो तुम, सबके सब 2 लड़कियों को नहीं ढूंढ सके। तुम लोगों की पकड़ से 2 अदनी सी लड़कियां निकल गईं और तुम लोग सिर झुकाए मेरे सामने खड़े हो। वंश के दोस्त ने उसे शांत कराने की कोशिश की और उससे कहा, भाई तू शांत रहना, अब छोड़ना नहीं, मिली नहीं मिली। और उसने बताया तो वो तुझे कोई और समझकर तेरे पास आ गई थी। तू उन दोनों का टारगेट नहीं था भाई। वंश ने गुस्से से घूरकर अपने दोस्त को देखा और बोला, पर इंसल्ट तुम सबके सामने मेरी हुई ना। उस लड़की ने मेरे ऊपर बियर फेंकी, वंश मेनन के ऊपर। वंश के दोस्त ने फिर से वंश को उसका कंधा थपथपाते हुए शांत कराने की कोशिश की, मगर वंश ने उसका हाथ अपने कंधे से झटक दिया और फिर अपनी कार की ओर बढ़ा गया। कार की ओर जाते हुए वंश बोला, एक बार ये लड़की हाथ आ जाए उससे तो मैं बताऊंगा। वंश ने ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोला और अपनी गार्ड्स को ऑर्डर देते हुए कहा, इस पब का सीसीटीवी चेक करो और उस लड़की को पूरे शहर में ढूंढो। मुझे वो लड़की किसी भी कीमत पर चाहिए, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वंश का दोस्त किसी तरह से वंश को वहां से तो ले गया, मगर वो उसके गुस्से को शांत करवा पाने में पूरी तरह से नाकामयाब था। वैदेही और सना के उस बिल्डिंग में घुसने से लेकर अब तक आधे घंटे का समय बीत चुका था। जब वो सब लोग वहां से चले गए तब उसी पुरानी सी बिल्डिंग के बगल वाली बिल्डिंग के अंदर से वैदेही और सना बाहर आए। दरअसल जब वो दोनों उस पुरानी सिर्फ बिल्डिंग के अंदर आए थे तो वैदेही ने यह महसूस किया था कि कुछ लोग उसके पीछे ही आ रहे थे। उसे समझते देर नहीं लगी थी कि ये वो कार सी है। इसीलिए वो अपने प्लान के मुताबिक छत पर जाने की जगह वहीं अंधेरे में मौजूद एक कमरे के अंदर छुप गई, जो कि टेरेस की सीढ़ियों के नीचे बना हुआ था। जब वो गार्ड्स उस पूरी बिल्डिंग में उन दोनों को ढूंढ रहे थे तब वह दोनों ही सीढ़ी के नीचे बने उस कमरे में छिपी हुई थी। गार्ड्स के बाहर निकलते ही वैदेही और सना उस कमरे से बाहर आए और सीधे टेरेस पर चले गए।
वैदेही को इस बात का डर था कि उनके भागने की आवाज से उन गार्ड्स को उनकी लोकेशन का पता चल सकता है, जिस वजह से उसने अपने सैंडल उतार दिए थे और सना के भी सैंडल उतरवा दिए थे। जब वो गार्ड्स उस पुरानी बिल्डिंग को चेक कर रहे थे, उस दौरान उन लोगों ने छत के दरवाजे का लॉक भी तोड़ दिया था और इस वजह से छत का दरवाजा खुला हुआ था। वैदेही और सना छत पर गए और उसने एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर छलांग मार दी। लकीली गार्ड्स ने उसे दूसरी बिल्डिंग को पहले ही चेक करने लिया था, जिस वजह से दोबारा कोई भी चेक करने से दूसरी बिल्डिंग में नहीं गया था, जिसकी वजह से सना और वैदेही वंश और उसके गार्ड्स के हाथों से बच निकले। रात काफी गहरा चुकी थी। उस जगह पर भी कुछ अंधेरा सा था और दोनों बिल्डिंग्स के बीच की दूरी ज्यादा नहीं थी। ये लगभग आधे से 1 फीट की होने की वजह से सना और वैदेही को बिल्डिंग जंप करने में ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ी दिया था। फ्लैशबैक एंड चैप्टर 12 वफा की सजा। वैदेही और सना दोनों ही वंश के हाथों से निकल चुकी थी। वंश अपने घर जा चुका था और वैदेही और सना भी किसी तरह उस जगह से निकलकर अपने घर चले गए। वैदेही वंश और सना के लिए ये रात काफी थका देने वाली थी और बहुत ही मुश्किल से कटी। नेक्स्ट मॉर्निंग बैंगलोर। एक लड़की आराम से अपने कमरे में सो रही थी और एक नन्ही सी मुस्कान उसके होठों पर खेल रही थी। सोते हुए वो लड़की बेहद ही खूबसूरत और मासूम लग रही थी। तो वहीं उसी घर के किचन में एक लड़का एप्रन पहने हुए अपने कानों में ईयरफोन लगाकर ब्रेकफास्ट रेडी कर रहा था। ब्रेकफास्ट रेडी करने के बाद उस लड़के ने प्लेट अच्छे से ब्रेकफास्ट निकाला और एक ट्रे में लेकर उस लड़की के कमरे की तरफ चला गया। वो लड़का उस लड़की के कमरे में आया और उस लड़की को सोते हुए देखा। उसने वो खाने की ट्रे टेबल पर रखी, फिर लड़की के पास आ गया। उसने धीरे से लड़की के चेहरे पर से वो चादर हटाया और बहुत ही धीमी और प्यार भरी आवाज में कहा, मैडम, सुबह शोबार है, सुबह हो चुकी है, उठने का विचार है भी या नहीं? उस लड़की ने वापस से चादर अपने चेहरे पर ढका और करवट लेकर फिर से सोते हुए कहा, अभी जाओ, मुझे सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। उस लड़के ने लड़की का चादर खींचा और कहा, गरिमा मैडम, मॉर्निंग हो चुकी है, अब आफ्टरनून में जागने का इरादा है क्या आपका? जॉब पर नहीं जाना? अपना नाक सिकोड़ते हुए नींद में भुनभुनाते हुए वो लड़की उठकर बैठी और तकिया फेंककर उस लड़के के चेहरे पर दे मारा और कहा, तुम हमेशा ही मेरी नींद खराब कर देते हो आदि, तुम बहुत बुरे हो। आदि पूरा नाम आदित्य। आदित्य ने गरिमा का नाक खींचा और उससे कहा, मैं तुम्हारी नींद नहीं खराब करता, तुम्हारा ख्याल रखता हूँ, क्योंकि तुम तो खुद का ख्याल रखती नहीं हो। तुम्हें छोड़ दिया जाए तो दोपहर तक सोते ही रहो, हाफ डे में स्कूल जाओ, फिर दिन भर बिना खाए पिए काम करते रहो। तुम्हारा क्या है? आदित्य की शिकायतों पर गरिमा ने मुंह बना लिया और उठकर वॉशरूम में फ्रेश होने चली गई। गरिमा जल्दी ही रेडी होकर आई और आदित्य ने पहले ही उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया था। इस दौरान आदित्य भी रेडी हो चुका था। आदित्य और गरिमा ने साथ बैठकर ब्रेकफास्ट किया और फिर दोनों साथ ही अपने अपने काम के लिए निकल गए। आदित्य ने पहले गरिमा को उसके स्कूल छोड़ दा, जहां पर वो एज अ टीचर जॉब करती थी। एक एनजीओ था जहां पर अनाथ बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाती थी। आदित्य एक कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट था और वो कंपनी उसके कजिन की थी। गरिमा को एनजीओ छोड़ने के बाद वो अपने ऑफिस चला गया। गरिमा और आदित्य साथ ही रहा करते थे। हालांकि उन दोनों के बीच का रिश्ता बहुत ही साफ सुथरा था। एक छत के नीचे रहते हुए भी वे दोनों अलग ही रहा करते थे। हालांकि कई बार ऐसा हो जाता था कि वो दोनों एक कमरा भी शेयर किया करते थे, मगर वो सिर्फ दोस्त की तरह ही एक दूसरे के साथ होते थे। आदित्य और गरिमा का बचपन लगभग एक साथ ही बीता था। दोनों के स्कूल और कॉलेज की स्टडीज साथ ही हुई थी और अगर बात करें करियर की तो वो पहले भी कई बार एक साथ काम कर चुके हैं। जहां एक तरफ गरिमा और आदित्य की लाइफ एकदम स्मूथ चल रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ विदर्भ पागलों की तरह गरिमा को ढूंढ रहा था। गरिमा को ढूंढने के लिए उसने अपनी पूरी ताकत छोड़ दी थी।
आपने पीछे कोई भी निशान नहीं छोड़े थे कि विदर्भ उस तक पहुंच सके। अगस्त्य ने भी अपने घर में शादी के लिए अपनी रजामंदी दे दी थी, जिसके बाद शादी की तैयारियां काफी जोरों शोरों से शुरू हो चुकी थी। मगर वही सिया, उसके होठों की मुस्कुराहट तो उसी दिन कहीं चली गई जिस दिन अजिंक्य की मौत हुई थी। उसे अब इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था कि उसकी जिंदगी के साथ क्या होता है और क्या नहीं। अगस्त्य थे कि हाँ की वजह से उसके माता पिता और बहन काफी खुश थे। अगस्त्य अग्निहोत्री शहर का एक बहुत ही जाना माना नाम था और बिजनेस इंडस्ट्री में भी उसका काफी बढ़िया नाम था। मगर इसके बावजूद उसकी कभी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही थी। मगर अगस्त्य के हाँ पर उसका परिवार न सिर्फ हैरान था बल्कि वो बहुत खुश भी था। अगस्त्य के हाँ के बाद उसके परिवार ने बिल्कुल देर नहीं की और फौरन ही शादी की डेट पर अपना ध्यान लगाया। वह चाहते हैं कि बस जल्द से जल्द अगस्त्य अपनी लाइफ में सेटल हो जाए। वैसे तो वो बिजनेस में काफी अच्छा कर रहा था मगर उसकी पर्सनल लाइफ थोड़ी बोरिंग सी थी। दूसरी तरफ वैदेही के स्टार्टअप के इन्वेस्टमेंट के लिए वो सुबह ही आरएम के ऑफिस बिल्डिंग में आ चुकी थी। वो काफी ज्यादा एक्साइटेड थी और रिसेप्शन एरिया में ही वेट कर रही थी। उसकी मीटिंग टाइमिंग 11 बजे की थी मगर वो 1 घंटे पहले 8 बजे की थी ही आ चुकी थी। वो कोई गलती नहीं करना चाहती थी क्योंकि यह उसके करियर के लिए बहुत जरूरी था। क्योंकि बिना इन्वेस्टमेंट के स्टार्टअप इट विल बी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वो इस बिजनेस मीट के लिए काफी अच्छे से रेडी हुई थी और बिजनेस अटायर में वो काफी ज्यादा ग्रेसफुल और खूबसूरत लग रही थी। इनफैक्ट ऑफिस में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने उसे बाद पलटकर दोबारा न देखा हो। उसकी आंखों में एक अलग से ही चमक और कॉन्फिडेंस था। चैप्टर 13, वफा की सजा। वैदेही काफी एक्साइटेड थी और जल्द ही अपनी इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होने वाली मीटिंग का इंतजार कर रही थी। वो अपनी मीटिंग के लिए इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी कि 1 घंटे पहले ही मीटिंग के लिए आ चुकी थी। वो वेटिंग रूम में बैठी हुई थी और इंतजार कर रही थी। एक साथ कई सारी कार्स बिल्डिंग के आगे आकर रुकी और वंश अपने गार्ड्स के साथ अपनी कार से बाहर आया। कार से बाहर आते ही उसने अपना सूट ठीक किया और बिल्डिंग के अंदर चला गया। इस वक्त वो कल रात से बिल्कुल ही अलग लग रहा था। जहां कल वो बिल्कुल ही एक प्ले बॉय लग रहा था तो वहां ये आज उसका ऑरा एक ऑरा बिजनेसमैन का था। वंश अपने असिस्टेंट के साथ बिल्डिंग के अंदर आया और प्राइवेट लिफ्ट में चला गया। वंश के साथ चलते हुए उसका असिस्टेंट आज उसे पूरे दिन की ब्रीफिंग दे रहा था। उसकी सारी मीटिंग्स और दूसरे काम के बारे में उसे सब कुछ इन्फॉर्म कर रहा था। वंश अपने कैबिन में गया और अपने डेस्क पर जाकर बैठा। वो अभी अपने कैबिन में आया ही था कि उसे इन्वेस्टमेंट्स मीटिंग के बारे में इन्फॉर्म किया गया। वैसे भी इस वक्त उसकी कोई लाइनअप मीटिंग नहीं थी, जिस वजह से उसने कहा कि वो अभी भी इस मीटिंग को स्टार्ट करेगा। इसके बाद असिस्टेंट उसके कैबिन से चला गया और वंश भी उठकर मीटिंग रूम में चला गया। वेटिंग एरिया में बैठी हुई वैदेही को भी इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया गया और उसे ऑफिस के एक स्टाफ मीटिंग रूम की तरफ ले गया। वैदेही काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट और खुश थी कि पीछे चलते हुए जब वो मीटिंग रूम के बाहर पहुंची, उसने एक बार खुद के कपड़े ठीक किए और मीटिंग रूम के अंदर चली गई। मीटिंग रूम पूरी तरह से खाली था और इसमें सिर्फ एक इंसान बैठा हुआ था जो कि चेयर टर्न करके बैठा हुआ था, जिस वजह से वैदेही उस इंसान का चेहरा नहीं देख सकती थी। वंश अपने चेयर को टर्न करके बैठा हुआ था और उस इन्वेस्टमेंट की फाइल देख रहा था जिसके रिलेटेड अभी वो मीटिंग करने जा रहा था। वैदेही को मीटिंग रूम तक छोड़ने के बाद वो स्टाफ चला गया था। एक कॉन्फिडेंस के साथ वैदेही ने ग्रिड करते हुए कहा, हेलो सर, आई एम वैदेही रक्षित। वंश ने जब वैदेही की आवाज को सुना तो उसे ये आवाज कुछ जानी पहचानी लगी। वो कंफ्यूज्ड हो गया और उसने धीरे से अपनी चेयर टर्न की तो कंफ्यूजन से आईब्राउज सिकोरी हुई। वैदेही को देखते ही सिर ही हो गई और देखते ही देखते उसकी आंखें बड़ी हुईं और चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। वंश झटके से अपने कुर्सी से खड़ा हुआ और कहा, तुम। अपने सामने वंश को देखने के बाद वैदेही के पांव जैसे कांप गए और वो भी हैरान हो गई। वैदेही को तो समझ ही नहीं आ रहा था
कि हंसे या रोएं? वैदेही के होठ धीरे धीरे हिल रहे थे, मगर उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। मारे डर के उसने धीरे धीरे अपने कदमों को पीछे लेना शुरू कर दिया। गुस्से में लाल वंश भी धीरे धीरे वैदेही की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। जैसे जैसे वैदेही अपने कदम पीछे खींच रही थी, वैसे वैसे ही वंश उसकी तरफ अपने कदमों को बढ़ा रहा था। पीछे होते होते वैदेही दरवाजे से जा लगी। वंश उसके ठीक सामने खड़ा था और उसे गुस्से से घूर रहा था। वंश ने गुस्से में वैदेही से कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहां आने की? वैसे अच्छा ही है, कल रात तो तुम बचकर निकल गई थी, मगर आप कहाँ भागोगी? वैदेही को देखते ही वंश ने पहचान लिया था। आखिर वो उस लड़की को कैसे भूल सकता था जिसने इतने लोगों के बीच उसकी ऐसी इंसल्ट की थी। हकलाते हुए वैदेही ने कहा, तुम यहाँ? वंश ने गुस्से से वैदेही को देखते हुए अपना सिर हिलाया और कहा, क्योंकि ये मेरा ऑफिस है, मिस वैदेही रक्षित, और मैं इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ और 50% का पार्टनर भी। फिर वंश ने अपनी एक आईब्राउ उठाई और वैदेही को घूरते हुए कहा, और मेरे पास इन्वेस्टमेंट के लिए आई थी? तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम जैसी बेवकूफ लड़की के बिजनेस प्लान में इन्वेस्ट करूंगा और अपने पैसे डूब आऊंगा? सच में इससे अच्छा मैं उन पैसों को कचरे में डाल दूं। अब वैदेही को भी वंश की बातों पर गुस्सा आने लगा और उसने गुस्से से भारत कर वंश से कहा, रात जो मुझसे हुआ मैंने गलती से किया, अनजाने में किया। मेरा टारगेट तुम नहीं थे। किसी ने मेरी फ्रेंड को चीट किया था और मैं उसे ही सबक सिखाने गई थी, मगर बदकिस्मती से मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था, जिस वजह से जब मेरी फ्रेंड ने मुझे उसके बारे में ब्रीफिंग दी, मुझे उसके हुए हाथ नजर आए, जिसकी वजह से मैंने तुम्हारे साथ वो सब किया। मैं मानती हूँ कल रात मेरी गलती थी, मगर मैंने वो गलती जानबूझकर नहीं की थी। मगर अब जो तुम करने की सोच रहे हो वो जानबूझकर होगा और मेरे करियर को दांव पर लगाना होगा। आई थिंक पर तुम हो वहां पर तुम्हें अपने पर्सनल और प्रोफेशनल इश्यूज अलग रखने चाहिए। वैदेही की बातों को सुनने के बाद तो वंश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचता जा रहा था। वैदेही ने आगे कहा, अगर तुम्हें मेरे प्लान में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है तो ये तुम्हारी चॉइस है, मगर तुम मेरी इंसल्ट नहीं कर सकते। मुझसे गलती हुई और मैं ये गलती मानती हूँ, मगर जिस पोजीशन पर तुम हो तुम्हें अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग रखनी चाहिए। वैदेही के जवाब पर क्या होगा वंश का रिएक्शन? अब आगे क्या करेगी वैदेही? कहाँ से लाएगी इन्वेस्टमेंट? क्या वैदेही का करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा? कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए पढ़िए वफा की सजा। चैप्टर 14, वफा की सजा। वैदेही अपने स्टार्टअप की इन्वेस्टमेंट मीटिंग के लिए RM ग्रुप के ऑफिस आई थी। काफी देर के इंतजार के बाद जब उसकी मीटिंग हुई तो अपने सामने मौजूदा इंसान को देखकर उसकी आंखें ही मनो बाहर आने को हो गईं। वंश को देखकर वैदेही काफी डर गई और वहीं वंश वैदेही को देखकर गुस्से से आग बबूला हो गया, जिसके बाद उन दोनों की बहस हुई और वैदेही के जवाब पर वंश का गुस्सा और तेज होता चला गया। गुस्से में दांत पीसते हुए अपनी आवाज को थोड़ा ऊंचा करते हुए वंश ने कहा, शट अप, हिम्मत भी कैसे हो गई तुम्हारी इस तरह की बकवास करने की? तुम मुझे बता रही हो कि किसकी गलती थी और किसकी नहीं। इस बकवास से तुम खुद को बेगुनाह साबित कर सकोगी। तुम्हें कुछ भी करने से पहले ये पता लगाना नहीं चाहिए था कि तुम किसके साथ वो सब करने जा रही है, और तुम मुझे ब्लेम कर रही हो कि मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ को मिक्स कर रहा हूँ। तुम्हें तो मैं सबक सिखाऊंगा। मैं देखता हूँ कि तुम्हारे बिजनेस प्लान में कौन इन्वेस्ट करता है। वंश की बात पर वैदेही को काफी तेज गुस्सा आया और उसने वंश को सीधे से धक्का दे दिया। वंश लड़खड़ाया और कुछ कदम पीछे हो गया। वैदेही ने गुस्से से भड़क कर कहा, मिस्टर वंश मेनन, तुम्हारे जैसा इंसान मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं देखा। तुम मुझसे इस तरह अपना बदला निकालने की कोशिश कर रहे हो। सीधे सीधे मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे तो मेरे करियर पर अटैक कर रहे हो। मेरी प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहते हो। यू नो व्हाट, मुझे अब तक लग रहा था कि मैंने तुम्हारे साथ गलत कर दिया है।
मेरी एक बेवकूफ़ी की वजह से तुम्हारी काफ़ी इंसल्ट हो गई, मगर मुझे अब लगता है कि तुम वो सब डिज़र्व करते थे। और बात रही इस बिज़नेस इन्वेस्टमेंट की, तुम खुद सामने से चलकर भी आओगे ना कि तुम्हें मेरी स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना है, तब भी मैं तुम्हारी इन्वेस्टमेंट को रिजेक्ट करती हूँ। तुम अपना सारा ज़ोर लगा दो, मगर तुम खुद देखोगे मुझे आगे बढ़ाते हुए। अपनी बात कहने के बाद वैदेही ने अपना लैपटॉप और फाइल लिया और गुस्से से उस मीटिंग रूम से निकल गई। वैदेही का ऐसा जवाब सुनने के बाद वंश को बहुत गुस्सा आ रहा था और उसने गुस्से में अपना हाथ टेबल पर दे मारा और वहीं टेबल पर रखा उसका लैपटॉप एक तरफ गिरकर टूट गया। एक तो कल वैदेही ने उसके दोस्तों के सामने ही इंसल्ट कर दी थी, उसके ऊपर से आज भी उसने इस तरह से उसकी इंसल्ट की और उनसे इतना कुछ सुना दिया। उससे ये बात बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। वैदेही ने वंश के ईगो को हर्ट कर दिया था और उसे वैदेही को सबक सिखाना था, और वह भी हर हालत में। दूसरी तरफ गुस्से से लाल वैदेही मीटिंग रूम से निकलने के बाद सीधे लिफ्ट में गई और बिल्डिंग के बाहर जाते ही उसने कैब का इंतजार करने लगी। लकीली बिल्डिंग के बाहर आते ही उसे कैब भी मिल गई। कैब में बैठी वैदेही गुस्से से भरी हुई थी। उसने तुरंत ही कैब में बैठते ही उसने एड्रेस ड्राइवर को दे दिया था। दूसरी तरफ बैंगलोर गरिमा स्कूल में बच्चों के साथ काफी अच्छा वक्त बिता रही थी। वो प्राइमरी क्लास की टीचर थी। उसे छोटे बच्चों के साथ वक्त बिताना काफी पसंद था। लंच टाइम हो चुका था और आदित्य उसके लिए लंच लेकर उसके स्कूल आ गया था। इस दौरान गरिमा स्कूल के बच्चों के साथ खेल रही थी और उनके साथ बहुत ही अच्छा वक्त बिता रही थी। गरिमा खाने पीने पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी, जिस वजह से आदित्य थोड़ा सा नाराज भी हुआ और फिर उसने जबरदस्ती उसे खाना खिलाया। गरिमा को खाना खिलाने के बाद वो वापस अपने ऑफिस चला गया। तो वहीं दूसरी तरफ वैदेही की कैब एक स्कूल के आगे आकर रुकी। वैदेही कैब से बाहर आई और स्कूल के अंदर चली गए। स्कूल में भी लंच टाइम था, जिस वजह से बहुत ज्यादा किसी का ध्यान नहीं था। वैदेही वहां इस तरह से आई जैसे कि वो जगह से काफी फेमिलियर थी। वैदेही ने एक टीचर से थोड़ी बातचीत की और इस दौरान उसने अपना फेस कवर रखा। उसने एक कार्ड उस टीचर को दिखाए और फिर उस टीचर ने वैदेही को एक तरफ इशारा किया जहां कुछ बच्चे खेल रहे थे और तो कुछ खा रहे थे। टीचर के इशारे पर वैदेही उस तरफ चली गई। उस जगह पर एक पैर था जहां पर दो बच्चे चुपचाप बैठे हुए थे, जिसमें से एक लड़का और एक लड़की थी। उनकी उम्र लगभग 5 से 6 साल की होगी। वो बच्चे चुपचाप बैठकर खाना खा रहे थे। खाते हुए वो दोनों आपस में ही कुछ बातें कर रहे थे। वैदेही उन बच्चों के पास आए और दोनों बच्चों के बालों में अपनी उंगलियां फेरते हुए उनके बाल को बिगाड़ा और कहा, तुम लोग इतने शांत क्यों हो? मस्ती क्यों नहीं हो रही है आज? उन दोनों बच्चों ने सर उठाकर अपने सामने खड़ी लड़की को देखा। उन दोनों बच्चों का चेहरा खुशी से चमकने लगा। उन दोनों बच्चों ने अपना लंच बॉक्स एक तरफ रखा और हरे वैदेही के गले में वो दो झपट कर गिर गए थे। इस वजह से एक के लिए वैदेही भी अनबैलेंस हो गई, मगर फिर उसने खुद को ठीक किया और दोनों बच्चों को कस के गले लगाया। बच्चों से मिलते ही कुछ देर पहले की हुई उसकी बहस वैदेही के दिमाग से पूरी तरह से निकल गई। कौन है ये दोनों बच्चे? क्यों मिलने आई है वैदेही इन दोनों बच्चों से? क्या करेगा वंश वैदेही के साथ? कैसे देगी वैदेही वंश को जवाब? कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए पढ़िए वफा की सजा। चैप्टर 15 वफा की सजा। वैदेही एक स्कूल आई हुई थी। दो बच्चों से मिलने के लिए वैदेही ने उन दोनों बच्चों को अपने गले से लगाया और उनके साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रही थी। दो बच्चों में से एक लड़का और एक लड़की थी। देखने में दोनों एक ही उम्र के लग रहे थे और उन दोनों का चेहरा भी काफी मिलता जुलता था। बच्चे भी वैदेही से मिलकर काफी खुश थे और बातचीत से ये बात साफ थी कि वैदेही उन दोनों बच्चों की मासी थी। वैदेही ने उन दोनों बच्चों से कहा, तुम दोनों इस तरह से अकेले क्यों बैठे हुए थे? अर्शी, अनीश, तुम लोग तो ऐसे गुमसुम नहीं रहते हो, फिर क्या बात है? जिस पर उदास होते हुए अनीश ने कहा,
मासी मम्मा वापस कब आएगी? हम उनकी सारी बातें मानेंगे। आप उनको बोलो ना वो हमारे पास वापस आ जाए। हमें उनके साथ रहना है। हम गेम्स नहीं खेलेंगे। अर्शी ने कहा। हम चॉकलेट्स भी नहीं खाएंगे। अनीश ने कहा। हम कोई शैतानी नहीं करेंगे। अर्शी ने कहा। हम होमवर्क भी टाइम से करेंगे। अनीस ने कहा। हम रात को जल्दी सोएंगे। फिर दोनों बच्चों ने एक साथ कहा। हम उनकी सारी बातें मानेंगे। आप उन्हें वापस आने को कहो ना। वो हमसे नाराज है ना। प्लीज मासी, आप उन्हें मना लो। वैदेही बारी बारी से उन दोनों बच्चों को देख रही थी। उनकी बातों को सुनकर वैदेही का दिल भी जैसे उदास सा हो गया। ऐसा लग रहा था कि वैदेही अभी रो देगी। वैदेही ने अपने आंसुओं को अपनी आंखों में रुकते हुए कहा, नहीं बच्चों, तुम्हारी मम्मा तुमसे नाराज नहीं है। उन्हें बस कुछ समय अकेले बिताना है। वो जल्दी लौट आएंगे। और इतने क्यूट बच्चों से कोई नाराज हो भी कैसे सकता है? कहते हुए वैदेही ने उन दोनों बच्चों के चेहरे को छुआ। पर वो दोनों बच्चे अब भी उदास थे। वैदेही ने उनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए उन्हें खेलने को कहा। वह उन्हें यह उदास नहीं देखना चाहती थी। वैदेही इस बात से अनजान थी कि कुछ आंखें जो कि उन तीनों पर ही टिकी हुई थी। हालांकि वे वैदेही ने अपना चेहरा स्कार्फ से कवर कर रखा था और आंखों पर चश्मे भी लगाए हुए थे। इस वजह से उसका चेहरा पहचाना नहीं जा सकता था। मगर कोई था जो दूर से ही उन पर नजर बनाए हुए था और वो लगातार उनकी फोटोज और वीडियो निकाले जा रहा था और साथ ही साथ वो वैदेही का चेहरा देखने की भी कोशिश कर रहा था और इसी कोशिश में वो उनके करीब भास रहा था। वो कुछ 4-5 लोग थे जो कुछ दूर से ही वैदेही और उन बच्चों पर नजर रखे हुए थे। वीडियो निकालने के बाद इनमें से एक ने उस वीडियो को किसी को सेंड किया और फिर तुरंत ही कॉल मिला दिया और साथ ही साथ उनमें से एक वैदेही और बच्चों की तरफ बढ़ने लगा ताकि वह वैदेही का चेहरा देख सके। उन लोगों के कपड़ों से पता चल रहा था कि वो कोई बॉडीगार्ड है। एक्चुअली वो उन 2 बच्चों के ही बॉडीगार्ड थे जिन्हें उनकी सिक्योरिटी के लिए रखा गया था। जब सामने वाले इंसान ने फोन उठाया तो बॉडीगार्ड ने कहा, सर, बच्चों से कोई लड़की मिलने आई है, उसने अपना चेहरा ढका हुआ है। फोन पर दूसरी तरफ मौजूद विदर्भ अचानक से अपनी कुर्सी से उठा और बॉडीगार्ड से कहा, कौन है? जाओ उसके पास जाओ, देखो कौन है। क्या वो गरिमा है? अगर वो गरिमा है तो उसे फौरन लेकर आओ, मुझे उससे मिलना है। विदर्भ की बात पर बॉडीगार्ड ने कहा, मैंने आपको कुछ फोटोग्राफ और वीडियो भेजे, आप देख लीजिए और बताइए हमें इनके साथ क्या करना है। विदर्भ ने फौरन ही फोन अपने कान से हटाया और वो वीडियो मैसेज देखने लगा। विदर्भ ने बहुत ही ध्यान से उस वीडियो को देखा मगर वो वैदेही को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। वैदेही ने अपना चेहरा बहुत ही अच्छी तरह छिपाया था। दूसरी तरफ बॉडीगार्ड लगातार वैदेही और बच्चों की तरफ बरस रहे थे। तभी खेलते हुए कुछ बच्चे उन बॉडीगार्ड से टकराए। बॉडीगार्ड ने उन बच्चों को संभाला और फिर जैसे ही वापस अर्शी और अनीश की तरफ बढ़ने को हुए, वो लड़की जो कि वैदेही थी वहां से गायब हो चुकी थी। इस वक्त तक विदर्भ ने पूरा वीडियो देख लिया था। हालांकि विदर्भ ने उस लड़की को आइडेंटिफाई नहीं किया था मगर उसे उम्मीद थी कि शायद वो गरिमा हो सकती है, शायद वो अपने बच्चों से मिलने आई हो। इसी उम्मीद के साथ विदर्भ ने बॉडीगार्ड से कहा, उस लड़की को मेरे पास ले जाओ और ध्यान रखना उस पर कोई भी खरोंच नहीं आनी चाहिए। जितनी जल्दी हो सके ये करो, मैं अब भी विला पहुंच रहा हूँ, उस लड़की को लेकर भी लाओ। ये सब कुछ कहते हुए विदर्भ फौरन ही अपनी जगह से उठा और घर के लिए निकल गया। उसके एक्सप्रेशंस काफी अजीब थे। वो एक्साइटेड था, नर्वस था, काफी कुछ एक साथ उसके माइंड में चल रहा था। अपनी बात कहने के बाद विदर्भ ने फौरन ही कॉल को कट कर दिया था, जिस वजह से बॉडीगार्ड को वैदेही के बारे में विदर्भ को बताने का मौका ही नहीं मिला। वैदेही के अचानक से गायब होने के बाद बॉडीगार्ड वैदेही को ढूंढने लगे। उन्होंने उस लड़की को पूरे ग्राउंड में ढूंढा और स्कूल के आसपास भी ढूंढना शुरू कर दिया। सारे बॉडीगार्ड वैदेही को ढूंढने की भरसक कोशिश कर रहे थे मगर वैदेही वहां से निकल चुकी थी। क्या जान जाएगा विदर्भ वैदेही के बारे में?
क्या ढूंढ लेंगे बॉडीगार्ड वैदेही को? कैसा होगा विदर्भ और वैदेही का आमना सामना? कैसे पहुंचेगा विदर्भ गरिमा तक? कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए पढ़िए वफा की सजा।